आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। 15 अगस्त की तारीख है, बड़ा ही शुभ अवसर है। आज के दिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो बड़ा भला इससे अच्छा क्या अवसर हो सकता है चर्चा करने का इस पॉडकास्ट में। तो फटाफट अपने कानों में ईयरफोन्स लगाइए और इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। आप इस पॉडकास्ट को YouTube चैनल पर सुन सकते हैं मेरे, और मेरे स्पॉटिफाई चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार रील स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पर एक क्लिप आई थी। मेरे को मालूम नहीं वो मूवी की क्लिप थी या फिर वो जो है किसी सीरीज़ की क्लिप थी या किसी टेलीविज़न सीरीज़ की क्लिप थी। मैं आई रियली डोंट नो। तो उसमें था क्या, बाल गंगाधर तिलक जी थे और सामने गांधी जी थे। इट वॉज़ अ यंग गांधी, अ वेरी यंग इंडीड। तो जो गांधी जी जो कह रहे थे, वो एडवोकेसी कर रहे थे अहिंसा की, नॉन वायलेंस की। दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि शायद से, मेरे को ध्यान नहीं, काफ़ी पहले मैंने क्लिप देखी थी कि आई मे बी फैक्चुअली इनकरेक्ट ऑल्सो। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि गांधी आज़ादी अगर आज़ादी नॉन वायलेंस से आती है, अगर आज़ादी अहिंसा से आती है, आज़ादी हिंसा से नहीं आती, आज़ादी बलिदानों से नहीं आती, तो आज़ादी की अहमियत नहीं रहेगी। आज़ादी की अहमियत नहीं रहेगी। और ये बड़ी सोचने वाली बात है कि वाकई में आज़ादी की हम लोग अहमियत करते हैं। क्या वाकई में हम लोग आज़ादी की अहमियत करते हैं? क्योंकि हमारी आज़ादी नॉन वायलेंस से आई है, हमारी आज़ादी अहिंसा से आई है। वैसे तो कहने वाली बात है कि अहिंसा से आई है, हमने अब तक पढ़ाया गया है कि ऐसी बातें हैं कि आज़ादी अहिंसा से आई है। तो आज हम इसी चीज़ पर हम इस चीज़ पर नहीं नज़र डालेंगे कि आज़ादी अहिंसा से आई है, अहिंसा से आई है। हम कुछ आज़ाद वीरों का ही एक कहानी, एक पन्ना, एक चैप्टर पर जरा हम नज़र डालेंगे। आज हम लोग बात करेंगे फ्री इंडियन लीजेंस की। फ्री इंडियन लीजेनरी, आई थिंक इट इज़ हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो क्या है ये? तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। और ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री, इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नहीं, इन लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आप उस स्केल को नापेंगे, रेशियो आप नापेंगे, स्केल नापेंगे, तो ऐसा कोई एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर ये लोग ना होते तो ऐसा नहीं होता कि आज़ादी नहीं आती। अगर या फिर ये लोग होते, या फिर इन्हीं के होने से ये आज़ादी आई है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी लार्जर थिंग। सो इस कहानी को समझने से पहले हमें एक पॉइंट में नज़र डालनी पड़ेगी। वो है टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स। वर्ल्ड वॉर 2 दो साइड्स हैं एक ही कॉइन की। एक है एलाइड फोर्सेस, एक है एक्सेस फोर्सेस। एक्सेस फोर्सेस यानी कि जो जर्मनी के साथ लड़ी थी, उन्हें अत्याचारी, उन्हें बुरा माना जाता है। विदाउट अ फैक्ट इट इज करेक्ट, बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज ऑल्सो सेम। एंड हाउ द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज सेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एलाइज उतने ही अत्याचारी थे जितने एक्सेस थे। एलाइज के साथ थे ब्रिटिश, सोवियत यूनियन, अमेरिका। अमेरिका आप देखेंगे तो अमेरिका वॉज अ रेसिस्ट कंट्री एट दैट टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वी हैव मेनी हिस्टोरिकल अकाउंट्स फॉर दैट। On the other hand, we have Soviet Union. Soviet Union, Stalin killed many people, millions in millions. ब्रिटिश, हम तो इंडियंस हैं, हम उन्हीं से आज़ादी पाए हैं। हमारे लोगों को मारा गया है, 30-30 लाख, 40-40 लाख लोग बंगाल में मारे गए थे। ये तो आप बिल्कुल एंड की आप नंबरिंग उठा रहे हैं। क्या 200 साल में ब्रिटिश ने यहाँ पर अत्याचार नहीं किए थे? क्या ब्रिटिश ने यहाँ पर लोगों को नहीं मारा था? ये सोचने समझने वाली बात है कि यही एक चीज ऐसा प्रूव करती है कि जो एक्सेस और एलाइज थे पर इक्वली टॉर्चरस। बस ये है कि एक्सेस ने जब ने 10 साल के कार्यकाल में कुछ ज्यादा ही, उनका जो स्केल था ना, प्रोपोर्शनैलिटी टाइम के हिसाब से उनका जो किलिंग स्केल था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए हम उनको ईवल मानते हैं। पर एज एन इंडियन हमें क्या मानना चाहिए? एज ए इंडियंस हमें ये मानना चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्सेस मूवमेंट को कंडेम किया था, उसके अगेंस्ट बातें करी थी, है ना। हमें यही मानना चाहिए क्योंकि हमारे लीडर्स ने ये बात कही थी। लेकिन हमें इस चीज़ पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि वैसे तो हम अहिंसा की बात करते थे, और दूसरी तरफ हमारे सैनिक अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों के कॉज में लड़ने जाते थे। हमें क्या लेना देना था कि भाई यूरोप पर वो कब्जा कर ले, जर्मनी कब्जा कर ले, उससे हमें क्या लेना देना था? हम पर तो ऑलरेडी यूरोपियंस ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन हमारे सैनिक जा रहे थे
वो अहिंसा नहीं है, वो अहिंसा, वो अच्छी हिंसा है। अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ना गलत हिंसा थी, और दूसरों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना जो है वो अच्छी हिंसा थी। ये हमें सिखाया गया है। चलिए, लीव दैट पॉइंट। तो होता क्या है कि हमारे कुछ सैनिक जो कि लड़ने जाते हैं ब्रिटिश की तरफ से, वो नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन में उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया जाता है। किनके द्वारा? इटली और जर्मनी के द्वारा। तमाम प्रिजनर्स ऑफ वॉर उस वक्त पर जर्मनी में रखे गए थे, और इन लोगों में से कुछ लोगों ने, अब आगे क्या हुआ अब जिस पर जरा चर्चा करते हैं। तो जब फ्री इंडियन लीजेंस थे, ये जो है, वैसे तो जो जर्मन आर्मी थे वीएकमार्ट उसका हिस्सा थे, लेकिन बाद में 1944 में इन्हें वेफन एसएस में डाल दिया गया था। और वेफन एसएस में बताना चाहूंगा जर्मनी की एलिट फोर्स थी। इतनी एलिट फोर्स थी कि एक टाइम पर शायद आई मे बी इनकरेक्ट, बट जहां तक मैंने पढ़ा है कि वेफन एसएस में जाने के लिए आपको प्योर आर्यन होना पड़ता था, और आपको जो है 6 फुटी और भी जाने उनके क्राइटेरिया थे काफ़ी, जो है इन्हें काफ़ी इनके एक रेशियल क्राइटेरिया थे उसमें जाने के लिए, वो एलिट ग्रुप था। तो मामला ये है कि जर्मनी में जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते थे और कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो कि नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन में पकड़े गए थे, उन लोगों ने मिलकर फ्री इंडियन लीजन बनाई थी। तो फ्री इंडियन लीजन का जो लार्जर प्लान था वो क्या था? लार्जर प्लान ये था कि जर्मनी के साथ लड़कर, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़कर ब्रिटिश इंडिया को ये लोग आज़ाद कराएंगे। जब ब्रिटिश इंडिया पर जर्मनी हमला करेगा, यूरोप पर कब्जा करके, तब ये लोग लड़ेंगे अपने जर्मनी की तरफ से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो दिस वाज द इनिशियल प्लान, बट ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जर्मनी युद्ध हार जाता है, और इन लोगों के खिलाफ फिर ट्रीजन का चार्ज चलाया जाता है। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, स्विट्जरलैंड जो कि न्यूट्रल देश था, लेकिन जो अलाइड फोर्सेस थी वो इन लोग को पकड़ लेती हैं, और इन लोगों पर चार्जेस चलाए जाते हैं। किसके? ट्रीजन के, गद्दारी के, देशद्रोही के। नया चार्ज नहीं है देशद्रोही का चार्ज। अब क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है? तो जनाब इसकी हिस्ट्री ये है कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 में हम इसका ओरिजिन देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे? वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने कोशिश करी थी इंडिया में एक आर्म्ड रेबेलियन बनाने की ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, बिकॉज जर्मनी एंड ब्रिटिश दे आर born allies, they have fought 2 world war against each other, that is the truth. So तब तो नहीं, ब्रिटिश ने इस चीज को काउंटर कर लिया था। अब बारी आती है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में मैं आपको बता दूं कि 3 भारतीय टुकड़ियां ऐसी थी जो कि एक्सिस की तरफ से लड़ी थी। सोचिए, हम भारतीय एलाइड की तरफ से भी लड़े थे, हम भारतीय एक्सिस की तरफ से भी लड़े थे। दोनों के ही कॉज में हमारा कोई लेना देना नहीं था। सोचिए, जर्मनी से जैसे कि मैंने बताया फ्री इंडियन लीजन थे, इटली से आज़ाद हिंदुस्तान बटालियन, और जापान की तरफ से आज़ाद हिंद फौज, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस खुद लीड कर रहे थे। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल आर्मी। उस पर वैसे ये वीडियो कवर नहीं करेगी, बट इट वॉज रियली अ वेरी सक्सेसफुल आर्मी। आप सोचिए कि एक तरफ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अहिंसा की बात कर रही है कि हम तो अहिंसा अहिंसा अहिंसा, दिस अहिंसा दैट अहिंसा, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी कुछ हिम्मत कर रहे हैं, फौज बटोर कर युद्ध लड़ रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर अंग्रेजों के खिलाफ। दैट इज कॉल्ड करेज। दिस इज हाउ, इसी तरीके से आज़ादी आई थी। जो हम कहते हैं ना हिंसा से आज़ादी आई थी, तो आज़ादी का हिंसा से नहीं आई थी, आज़ादी हिंसा से ही आई थी। मैं यहाँ पे हिंसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है आज़ादी के ऊपर। आज हम आज़ादी महोत्सव बना रहे हैं, 75 साल बना रहे हैं, तो ज़रा उस पर मेरा ओपिनियन बता देता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या था कि वो बड़े रेबेलियस लीडर थे, और कोलकाता के हाउस अरेस्ट में से वो जो है छूट कर वो जाते अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से पहुंचते सोवियत यूनियन से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो वहाँ पे जो जर्मन एम्बेसी होती है वो सुभाष चंद्र बोस की हेल्प करवाते हैं वहाँ के जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए, रिबेनट्रॉप से वो मिलते हैं। उसके बाद वो अडॉल्फ हिटलर से मिलते हैं, कुछ ट्रीटी पैक्ट्स होते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का जो टाइटल है वो खुद अडॉल्फ हिटलर ने दिया था। उन्हें दर फ्यूरर कह के पुकारा था, और जो कि ट्रांसलेट करके नेताजी बन गया। शायद से ऐसा ही कुछ सुना तो मैंने भी है। और अब इसके बाद 4500 लोगों की तकरीबन वो जो है फौज इकट्ठी करते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते हैं जर्मनी में। एक रेडियो सिग्नल भेजते हैं, वो धीरे धीरे कन्विंस करते हैं। हालांकि कन्विंस इतना होते नहीं, क्योंकि उनकी लॉयल्टी जो थी वो ब्रिटिश सोल्जर्स की, इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स की, वो ब्रिटिश किंग के पास के लिए थी।
तो दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब ये लोग लड़ते हैं थोड़ा बहुत जो है यूरोप में, उसके बाद पकड़े जाते हैं। तो ये कहानी है फ्री इंडियन लीजेंड्स की, जो कि जिन्हें कि हम भूल चुके हैं। इन लोगों ने यूरोपियन फ्रंट पे कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ी थी, इन्होंने सेल्फ डिफेंस में काम किया था। 1944 में इन लोग को वेफन एसएस में शामिल किया गया था। उसके बाद थोड़ा इन्होंने अटैक्स और थोड़ा जो कन्फ्रंटेशन करी थी एलाइड फोर्सेस से वो। दूसरी तरफ हम देखें कि जो मेन जो लड़ाई लड़ी गई थी फोर्सेस द्वारा, वो थी म्यांमार रीजन में, जो कि सुभाष चंद्र बोस जैपनीज फोर्सेस के साथ मिलकर अंग्रेजी और ब्रिटिश इंडिया फोर्सेस के अगेंस्ट लड़े थे। ब्रिटिश इंडिया फोर्स यानी कि वो सैनिक जो कि ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, यही कि आज़ादी की वैल्यू, आज़ादी की वैल्यू हमें ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि हमने अहिंसा से आज़ादी पाई थी। हाँ, वर्ल्ड में एक अच्छा संदेश क्या कि हम अहिंसा से जीते, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से 7 समुंदर पार वहाँ यूरोप में, हाँ 7 समुंदर पार वहाँ यूरोप में जो है कुछ लोग, कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिन्हें कि मालूम था कि हार के तो ट्रीजन फेस करना, उन्होंने किया भी। वो लोग कुछ कर दिखाया, उन लोगों ने जो है लाइन से हटकर कुछ काम किया। उन लोगों ने क्या किया, आज के टाइम पे बड़ा ही ऑर्डिनरी लग रहा है कि एक्सेस से लड़े थे, लेकिन उस टाइम पे आप देखिए कि इट वाज समथिंग डील, हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे और जब हमारी आज़ादी की बात आए तो तुम हमारा सहयोग करोगे। तो डील जो है ना, वो डील वो सेक्रीफाइस था कि आप अपना जो है अपनी जान सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों? ताकि एक डील के तहत आपका देश आगे चल के आज़ाद हो सके, आपके देश को आज़ादी मिलने में सहायता मिल सके। वो डील महत्वपूर्ण डील है। ऐसे ये एक आज़ाद लोगों का माइंडसेट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वाकई में जो साउथ ईस्ट एशिया में जो हुआ, जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन दिया गया, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट, दैट वाज ऑसम। दैट वाज मेजर जीडी बख्शी के अनुसार जो आज़ादी इसलिए आई थी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया डर गया था इतनी बड़ी म्यूटिनिटी देख के, कितने सारे लोग जो है धोखा दे के सुभाष चंद्र बोस की तरफ से लड़े। यानी कि इंडियंस दे कैन फाइट, देयर आर फाइटर रेस, दे आर अ फाइटर रेस, दे आर फाइटिंग हार्ड। तो ये काफी हिस्टोरियंस मानते हैं कि आज़ादी का मेन पर्पस था कि ब्रिटिश इंडिया थोड़ा ऊब गया था, हम लोग आज़ादी से लड़ लड़ के, और उसके बाद इतने रिसोर्स नहीं थे। निकले रियल रीजन तो यही है, कॉलोनी खत्म होने का, कि रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इसलिए उन्हें ये इलाके छोड़ के जाने पड़े। तो यहीं पर मैं अपना पॉडकास्ट समाप्त करना चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये चीज़ पसंद, ये पॉडकास्ट पसंद आया तो। और अगर आप इसे स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो मेरे स्पॉटिफाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूर्यवंशी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।